बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कवियो या कवियो या कवियो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Beta, when we suddenly thrust this magnet into the coil, an EMF is induced in the coil which drives the current. When we move magnet relative to the coil, when we move magnet relative to the coil, an EMF, what is EMF? Voltage, is induced in the coil. When we move magnet relative to the coil, an EMF is induced in the coil which drives the current. When we move magnet relative to the coil, an EMF voltage is induced in the coil which drives the current. This EMF will last only till magnet is in motion relative to the coil. यानी जब तक मैग्नेट कॉयल के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है तब तक ये वोल्टेज प्रोड्यूस होगी. This induced EMF will last till magnet has some motion relative to the coil. जब तक मैग्नेट कॉयल के विद रिस्पेक्ट टू मूव कर रहा है तब तक उसमें EMF होगा. This induced EMF will last till magnet has some motion relative to the coil. ये होगा. अच्छा जी, EMF induced depends upon, EMF जो इंड्यूस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? Depends upon, EMF induced depends upon strength of magnetic field produced by the magnet, और किस पे डिपेंड करता है? आपके ख्याल में किस किस चीज पे डिपेंड करता है? EMF induced depends upon strength of magnetic field produced by the magnet. जी, और किस किस पे डिपेंड करता है? Velocity with which the magnet moves towards the coil. सर कॉइल की टर्न्स. Number of turns of the coil. Strength of magnetic field produced by the magnet. Velocity with which the magnet moves towards coil. Number of turns of the coil. ठीक है कि नहीं है? Number of the turns of the coil. और किस किस पे डिपेंड करता है बेटा जी? और एरिया ऑफ द कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल पे भी डिपेंड करता है. और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर यूनिट लेंथ. यानी इसका मतलब है कि कॉइल ऐसी ना हो. अगर कॉइल ऐसी होगी और आप मैग्नेट को यूं लेकर आ रहे होंगे तो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने का असर इन टर्म्स पे पड़ेगा, इन टर्म्स पे नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो उससे खासे दूर है. लेकिन यही कॉइल अगर इस तरह करके होगी
तो क्या होगा, जब आप मैग्नेट को सडनली मूव करेंगे तो इसके सारे टर्म्स में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सारे उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से इक्वली इन्फ्लुएंस होंगे। क्या होंगे? इक्वली इन्फ्लुएंस होंगे। अब आप देखिए वेरियस वेज इन विच वी कैन इंड्यूस ईएमएफ। जी, वेरियस वेज in which magnet spring system can interact. In which the magnet and coil can interact. जी, वेरियस वेज इन विच द मैग्नेट एंड कॉयल कैन इंटरेक्ट, वो कौन कौन से तरीके हैं? आप इस तरह से करें कि ये एक प्लास्टिक का पाइप ले लें, इस प्लास्टिक पाइप के ऊपर आप तार चढ़ा लें यूं, यूं, और इधर से यूं करके यहां स्प्रिंग लगा लें और इस स्प्रिंग के साथ यूं मैग्नेट जोड़ लें। अब क्या करें? अब इस मैग्नेट को नीचे पुश करके छोड़ें, ये वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल में वाइब्रेट करेगा और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इसमें एक वोल्टेज पैदा होगी और वो वोल्टेज साइनोसाइडल इन नेचर होगी क्योंकि ये वाइब्रेट कर। इस तरीके से भी आप ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप ये काम भी कर सकते हैं कि एक नॉर्थ और साउथ को मैग्नेट को डायरेक्ट एक कॉइल के थ्रू गिरा दे। ये देखिए यूं, आपने इसको यूं इसमें गिरा दिया, जब आपने इसमें गिराया तो यूं यूं गिरते हुए यूं निकला, जब उसमें से मर्ज आउट हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे भी इसमें वोल्टेज पैदा होगी टेम्परेरी, वो भी हो सकती। प्लस ये भी हो सकता है कि आप इस मैग्नेट को एक धागे के साथ बांध दें और इसका एक पेंडुलम बना लें, यूं करके ये यूं मूव करें। यूं, और इधर नीचे आप कॉइल रख लें। अब मैग्नेट एक पेंडुलम की शक्ल में वाइब्रेट कर रहा है, बार बार कॉइल के सामने से गुजर रहा है। ये नोट करेंगे गैल्वानोमीटर, तो कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से इसी ये जो टॉपिक मैंने बताया, इसी पे जो और क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ये भी आए हुए हैं कि ये एक कॉपर का पाइप है, ये एक कॉपर का पाइप है और एक मैग्नेट को आपने इसमें से गिराया है। कॉपर का पाइप है, इसमें से आपने एक मैग्नेट को गिराया है, तो इसमें भी यही चीज आ जाती है, वोल्टेज की इंडक्शन इसमें भी आएगी। ये सारी बातें इसी तरह से पेपर में एक ये भी जिक्र आया हुआ है कि जी एक बहुत लंबी कॉइल है, एक काफी लंबी कॉइल है यूं, और मैग्नेट का साइज छोटा है और बाय सम मैकेनिज्म वो पूरा मैग्नेट उसके अंदर से मूव करता हुआ जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी बातें पेपरों में आई हुई हैं, इन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सर जी मैं सुन रहा हूं। सर हमेशा मूवमेंट में क्यों इंड्यूस होता है वोल्टेज? सर स्टेशनरी जब भी हो तब भी तो वो कट कर रहा होता है नहीं, मैग्नेटिक। ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होना चाहिए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है। चेंज ऑफ मैग्नेट, इट इज एक्चुअली changing magnetic field which applies force on changing magnetic field. It is changing magnetic field. It is changing magnetic field which applies force on free electrons of wire which makes the current flow.
अगर आप चाहें तो मैं इसको भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको फिलहाल करना नहीं चाह रहा। मैं इंशाल्लाह ताला उस मौजू पे भी एक लेक्चर अल्लाह ने चाहा तो रिकॉर्ड करूंगा। उसमें जिस चैप्टर जिसका नाम हो ना लेक्चर का, लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद रेफरेंस टू मैक्सवेल्स इक्वेशन, फिर उसमें आप देखिएगा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसमें मैं बताऊंगा। It is changing magnetic field which applies force on free electrons of the wire which makes the current flow. अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। अब यहां पर टॉपिक का नाम है जी, मुझे अभी बहुत जरूरत पड़ रही है लेंज लॉ को एक्सप्लेन करने की। लेंज लॉ को मुझे फौरन लाना पड़ रहा है डिस्कशन। लेंज लॉ जी, लेंज लॉ क्या है जी? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ direction of induced EMF is as such to oppose the cause producing it. ये है जी लेंज लॉ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज सच टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो क्या है इसमें, इसको देखते हैं कैसे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज सच टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें, ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। मैं सडनली इस मैग्नेट को यूं लेकर आता हूं, जोर लगा कर कॉइल की तरफ लाता हूं। कॉइल में वोल्टेज पैदा होती है, वो वोल्टेज करंट ड्रॉ करती है। अच्छा, अगर करंट फ्लो ना करे ना, फर्ज करें अगर ये इस तरह हो, ये देखें, अगर ये इस तरह हो, कॉइल एक ओपन सर्किट हो, अगर एक ओपन सर्किट है तो मैग्नेट की इस मूवमेंट से इसमें वोल्टेज तो पैदा होगी। इसका एक एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक एंड जो है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लेकिन लेकिन कोई भी मैं करंट नहीं जो कि फ्लो कर रहा, तो कोई भी लेंज लॉ का कोई एक्शन नहीं होगा, तो इसको कोई रिपल्शन फील नहीं होगी। ये बात जरूरी है, ये बात पॉइंट है कि अगर ये कॉइल एक ओपन सर्किट हो तो मैग्नेट की इस मूवमेंट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मैग्नेट इस तरह आ रहा है और ये कॉइल अगर एक ओपन सर्किट है तो फिर इसको कोई लेंज लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि इसके इस मूवमेंट करने से उसमें वोल्टेज तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो कि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब आप यहां पर लगा दें, कुछ सर्किट लगा दें या रेजिस्टर लगा दें, गैल्वेनोमीटर लगा दें, कुछ कर दें, तो आपकी इस मूवमेंट से इसमें वोल्टेज पैदा हुई, वो वोल्टेज जो है वो इसमें से करंट फ्लो करवाएगी। अब वो करंट जब फ्लो करवाएगी तो ये चीज देखें, इसके इस तरफ आने से जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस तरह का होगा, यानी वो उसको करीब नहीं आने देगा, रिपेल करेगा यूं। वो मैग्नेट को, कॉइल नहीं चाहती कि मैग्नेट करीब आए, तो दोनों में रिपल्शन है। ये देखें, ये फ्लेम में राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं, थंब जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल होता है, तो उंगली करंट यूं फ्लो करेगा। इसमें कौन सा करंट किस तरह फ्लो करेगा, इस तरह फ्लो करेगा, इस तरह करंट यूं फ्लो करेगा, यूं। तो ये है जनाब लेंज लॉ का ये पहला पॉइंट है कि मैग्नेट जब करीब आए तो कॉइल मैग्नेट को करीब नहीं आने देना चाहती। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मैग्नेट दूर जाए तो फिर क्या होगा, फिर कॉइल ये भी नहीं चाहती कि मैग्नेट दूर जाए, क्योंकि दूर जाने से भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो उससे वोल्टेज पैदा होती है। ये देखें, ये यूं मैग्नेट को इस तरह मूव करें, इस तरह मूव करें तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, फिर ये होगा कि आप ये चीज, ये कॉइल नहीं चाहती कि ये मैग्नेट अवे जाए, नहीं चाहती, तो वो इस नॉर्थ पोल को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जब अट्रैक्ट करेगी तो फिर वो क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का सेटअप।
ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। अब इस पर आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं, राइट हैंड ग्रिप रूल ऐसे करके लगाएं तो ये यूं 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 और यूं। अब ये चीज देखें कि करंट की डायरेक्शन उलट हो जाएगी। पता ये चला कि अगर कॉइल है और आप मैग्नेट को यूं यूं करेंगे तो करीब दूर लेके जाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये, और यूं 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 करेंगे तो इसमें एसी करंट प्रोड्यूस होगा, वो करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और फर्ज करें जब आप उसको जितनी फ्रीक्वेंसी से आप मैग्नेट को यूं यूं मूव करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो पता चला सर ये वापस एक्सप्लेन कर देगा, थोड़ा समझ नहीं आया। जी मैं यही बताने लगा हूं। देखें वी हैव जस्ट स्टडीड दिस थिंग, हमने एक चीज पढ़ी है, हमने ये चीज पढ़ी है कि ये कॉइल है, ये कॉइल। अब जब आप मैग्नेट को करीब लेकर आते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये, और जब मैग्नेट को अवे लेके जाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यूं ऐसे मैग्नेट लाए और फिर वापस लेके गए तो करंट पहले यूं फ्लो हुआ और फिर यूं फ्लो हुआ, ये करंट एसी करंट कहलाता है। और अगर आपने मैग्नेट को 2 दफा ऐसे किया तो वो भी उसने एक ये चक्कर एक और फिर ये चक्कर दूसरा 2 दफा ऐसे किया, यानी 2 दफा उसने उसका 2 साइकिल बन गए उसके। और अगर 1 सेकंड में मैग्नेट 5 ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे 5 दफा वाइब्रेट करता है 1 सेकंड में, तो उसमें भी 1 सेकंड में 5 इस तरह के एसी करंट के साइकिल बनेंगे, यानी उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो 1 2 3 4 और 5 इस तरह के 1 सेकंड में 5 होंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी। जिस तरह आपको पता है हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि उसमें जो साइकिल है उसमें पहला साइकिल, दूसरा साइकिल और ऐसे 50वां साइकिल जब आता है, यहाँ 1 आ जाता है, 50वां साइकिल इधर आता है तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल्स पर सेकेंड होते हैं, 50 साइकिल्स पर सेकेंड होते हैं। इसी तरह से जिस फ्रीक्वेंसी से ये मैग्नेट वाइब्रेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी का एसी करंट यहां प्रोड्यूस होगा। अगर ये मैग्नेट 3 साइकिल्स पर सेकेंड कर रहा है, इसमें करंट यूं फिर यूं वापस आने में 1 साइकिल और फिर यूं जाकर दूसरा साइकिल और फिर ये तीसरा साइकिल, ऐसा 3 साइकिल्स 1 सेकंड में करेगा। तो मैग्नेट जब वाइब्रेट करेगा तो जितनी दफा मैग्नेट वाइब्रेट करेगा जितना उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इस कॉइल की होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, इस कॉइल की होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है कि नहीं है, ठीक। अब आप इसी तरह से देखें, अब ये चीज देखें कि अगर आप ज़ाहिर मैग्नेट को बार बार तो हिलाने से रहा तो क्या करूं, ये काम करता हूं कि ये एक छत से ये स्प्रिंग लटक रहा है, इस छत से ये जनाब मैग्नेट लटक रहा है। अब आप इस मैग्नेट को नीचे खींचे छोड़ें तो ये वाइब्रेट करता है। अब जब वाइब्रेट करता है तो ये इसकी एक ऑसिलेशन है और इस ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और आपको पता है कि इसका टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, वो आप डायरेक्ट याद रख लें, मैं उसका प्रूफ नहीं आपको पेश कर रहा। वो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m ओवर k होता है, वेयर m इज द मास ऑफ दिस मैग्नेट एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, जो हुक्स लॉ स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं होता, F इज इक्वल टू k, E में जो k आता है ये वो वाला k, ठीक है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा अब आप ये चीज देखें, ये इसका टाइम पीरियड है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर दिस थिंग 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। ये कितना बनता है, 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k ओवर m बन जाता है। ये क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये इसकी क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फर्ज करें आप मास ऑफ मैग्नेट यहाँ पुट करते हैं, k की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लेट्स से कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है जी 1.6 हर्ट्ज। तो क्या होगा, अब नीचे यहां पर आप प्लास्टिक का पाइप है, ये इसके साथ आपने ये वो लगा दिया, कॉइल लगा दी और इस कॉइल को यहां पर आपने रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया। अब ये मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम जब वाइब्रेट करेगा तो जब ये नीचे आएगा तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और चूंकि ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसमें साइनोसाइडली वेरिंग, साइनोस जब मैं लफ्ज बोलूं साइनोसाइडली वेरिंग तो इसका मतलब है इस तरह का करंट,
ठीक है कि नहीं? ये मुझे कुछ साइनोसाइडल प्रूफ बहुत प्यारा नहीं है, मगर मकसद ये कि यूनिवर्स में जो हमारी प्लेनेट अर्थ है उसमें मैक्सिमम जो फिनोमेनन है वो जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो करते ही साइनोसाइडल है। अच्छा जी, साइनोसाइडल हमारे बस में होता है, इंसानों के बस में होता तो हम डीसी करंट ही बनाते, इतनी खोचल इसका इतने तकलीफों में ना पड़ते। अब ये मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, इसके वाइब्रेट करने से इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, वो वोल्टेज एक करंट ड्राइव करती है, और वो करंट एसी करंट है, साइनोसाइडली वेरिंग करंट है। और ये जो फिनोमेनन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेनन है, इसमें फैराडेज लॉ इन्वॉल्व है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट है वो भी 1.6 हर्ट्ज ही होगी, उसके भी 1.6 साइकिल्स पर सेकंड ही होंगे, और एसी करंट की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है। और इसमें हो क्या रहा है, इसकी मैकेनिकल एनर्जी पहले मैग्नेटिक, फिर इलेक्ट्रिक, और फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें ये ड्राइवर है, करंट इन द कॉइल ड्रिवन है, और वो उसकी एनर्जी इधर जा रही है, ठीक है कि नहीं? और इसकी रेजिस्टेंस को अगर आप कम कर दें, रेजिस्टेंस को इसकी को कम कर देंगे तो क्या होगा, इसकी रेजिस्टेंस कम करने से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, इसमें हीट जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होगी, पावर डेसिपेशन बढ़ेगी। पावर डेसिपेशन अगर इसमें बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, फिर इसकी एनर्जी जल्दी जल्दी कम होगी, तो इसकी डिग्री ऑफ डैम्पिंग बढ़ जाएगी। यानी ये देखिए, फर्ज करें कि पहले ये ऐसे ऐसे नीचे आ रहा था ना, अगर सिस्टम इसका ये इस तरह की ऑसिलेशन थी, तो फिर ये जरा ज्यादा क्विकली डैम्प करेगी, ज्यादा क्विकली इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, तेजी से कम होगा। तेजी से कब कब होगा, जब इसकी रेजिस्टेंस आप और कम कर देंगे, फिर इसकी एनर्जी एट अ ग्रेटर रेट इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये थी जी सारी कहानी मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की। जी बिल्कुल, रेजिस्टर की वैल्यू की वजह से, तो इसका मतलब है रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम की ऑसिलेशन की डिग्री ऑफ डैम्पिंग को बढ़ा देती है, रेजिस्टेंस का कम होना। और मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम जब वाइब्रेट कर रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, और उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस करंट का जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको जो एसी करंट की डिटेल में बताई थी बातें। जी बेटा। सर जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब डिग्री ऑफ डैम्पिंग ज्यादा होगी? नहीं, रेजिस्टेंस कम होगी तो डिग्री ऑफ डैम्पिंग ज्यादा होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस के कम होने से करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो फिर आई स्क्वायर आर, करंट का इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है, पावर लॉस इसमें ज्यादा तेजी से बढ़ती है करंट के बढ़ने से, और जब करंट के बढ़ने से बढ़ती है तो फिर जो है वो डिग्री ऑफ डैम्पिंग बढ़ती है। ठीक है, सही है सर। अब आगे चलें, इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, इस पे बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं। 7वां पॉइंट इसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं? 7वां पॉइंट इसमें क्या है, वो है जनाब के ये एक बड़ी कॉइल है, ये क्या है, एक बड़ी कॉइल है। ठीक है, इसको आप बेशक CRO से जोड़ लें यहां से। फर्ज करें इसके अंदर कोई सिस्टम है, रेल लगी हुई है जिसके जरिए एक स्मॉल मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, यूं मूव करता हुआ इसके अंदर से गुजर गया। तो हम इसमें से 3 बातें डिस्कस करेंगे। व्हेन द मैग्नेट वाज एंटरिंग, और फिर करेंगे व्हेन द मैग्नेट वाज कंप्लीटली इनसाइड द सोलेनॉइड, एंड व्हेन द मैग्नेट लेफ्ट द सोलेनॉइड। 3 बातें हमें इसको पढ़ेंगे, 3 बातों के ऊपर बात करेंगे। तो व्हेन द मैग्नेट इज एंटरिंग, मैग्नेट जब एंटर हो रहा है तो फिर पूछो क्या हो रहा है, मैग्नेट के एंटर होने से इसमें वोल्टेज पैदा होगी। कैसे? देखिए, मैग्नेट जब यूं आ रहा है तो ये उसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो कॉइल चाहेगी कि ये मैग्नेट मेरे अंदर एंटर ना हो, तो वो उसको रिपेल करने के लिए अपना नॉर्थ पोल यूं बनाएगी, और उसमें इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हो गया प्रोड्यूस। अब जब मैग्नेट कंप्लीटली अंदर आ जाएगा, तो देखिए फर्ज करें कि ये मैग्नेट यहां पहुंच गया, ये मैग्नेट यहां पहुंच गया, इसका ये एंड नॉर्थ है, ये एंड साउथ। साफ बनाने के लिए मैं बता देता हूं कि इन कंप्लीटली जब इन साइड है ये उसके, अच्छा टर्न्स नहीं मैं बना रहा, मैं सिर्फ मैग्नेट दिखा रहा हूं, ये जो
टर्न्स बना देता हूं बहुत डिम करके, ये, और इधर थोड़े टर्न्स नहीं बनाता, इन टर्न्स के लिए ये टर्न्स बना रहा हूं। अब जब ये मैग्नेट इस तरफ को मूव कर रहा है, ये जब मैग्नेट इस तरफ को मूव कर रहा है, तो ये वाली जो कॉइल्स हैं ये चाहती हैं मैग्नेट हमारे करीब ना आए, तो वो यूं नॉर्थ पोल क्रिएट करेंगी, ये साउथ पोल क्रिएट करेंगी। उस वजह से राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएं तो आपको पता है अंगूठा अगर नॉर्थ पोल की तरफ हो और उंगलियां करंट की तरफ हो, इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी वो ये होगी, ये वाली प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इधर क्या होगा, ये मैग्नेट जो है जब इस तरफ को जा रहा है तो ये वाली टर्न्स चाहेंगी कि ये साउथ पोल हमसे अवे ना जाए, ये वाली टर्न्स चाहेंगी कि ये साउथ पोल हमसे अवे ना जाए, तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगी और उसके लिए यहाँ नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेंगी और साउथ पोल, ताकि इस मैग्नेट को अवे जाने से रोका जाए। इसकी वजह से राइट हैंड ग्रिप रूल आप देखेंगे, अंगूठा नॉर्थ पोल की तरफ, मैं ये जो अंगूठा नॉर्थ पोल का है वो इस नॉर्थ पोल की को देख रहा हूँ और इसके ऊपर लगा रहा हूँ, इस एरो के ऊपर, तो उंगलियां करंट यूं आएगा, तो ये करंट इस डायरेक्शन में होगा। और आप नोट करेंगे ये करंट और ये करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक ही कॉइल में है, एक ही कॉइल में है। इसका मतलब है नो वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड, नो वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मैग्नेट इज सबसे बीच में जगह completely inside the coil. No voltage is produced when magnet is completely inside the coil. Voltage produce नहीं होगी जब मैग्नेट जो है completely inside the coil हो, तो voltage produce नहीं होगी। यहां तक हो गया। अब आगे चीज देखें, अगली जो बात मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि जो तो डिस्टेंस बिटवीन कॉयल बढ़, ये क्या आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। के बाद आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर? जब मैग्नेट बीच में होगा तो दोनों साइड नॉर्थ पोल होंगे, तो सर डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना कॉइल का? किसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा सर? दो कॉइल हैं क्या? आप कह रहे हैं कॉयल एक्सपैंड करेगी? जी फिलहाल लेट्स से कि कॉयल इज रेज्ड और हम उसको अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है कि नहीं है? सर वैसे करेगी? सर नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है कि नहीं? उसको डिस्कस हम बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, जब ये मैग्नेट यहां से निकलने वाला होता है, जब ये मैग्नेट यहां से निकलेगा तो क्या होगा, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो कॉयल इसको रोकने के लिए यहां अपना नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेगी, साउथ पोल, और उस पर करंट यूं फ्लो करेगा। तो इसका मतलब करंट अगर एंटर होते वक्त इस तरह जा रहा था तो मैग्नेट के लीव करते हुए उल्टी तरफ फ्लो करेगा। इसे आप अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इसे नेगेटिव लेते हैं और बीच में करंट जीरो होगा। तो जो वोल्टेज टाइम ग्राफ बनेगा, जो वोल्टेज टाइम ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। एंटर होते वक्त वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, पल्स, और जब मैग्नेट ने छोड़ा तो पल्स प्रोड्यूस हुई, जब मैग्नेट ने छोड़ा तो पल्स प्रोड्यूस हुई, और जब मैग्नेट कंप्लीटली कॉइल के अंदर था तो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हुई, जब मैग्नेट कॉइल के कंप्लीटली अंदर था तो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हुई, जब मैग्नेट कॉइल के कंप्लीटली अंदर था तो वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हुई, क्योंकि दोनों तरफ से ये कैंसिल हो रहा था। मुझे बताएं पॉइंट नंबर 7 किसको नहीं समझ आया? जी दोनों साइड मैग्नीट्यूड सेम होगा करंट जी का? भी, अगर मैग्नेट, उसने पेपर में क्लियरली लिखा था मैग्नेट इज एंटरिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड and it keeps on moving with the constant speed and it leaves the coil with the constant speed and the coil is horizontal. ये सर करंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा जो इंड्यूस होगा? नहीं, शुरू में हाँ, इधर और इसमें दोनों की पीक वैल्यू सेम होगी। नहीं सर, जो बीच में जब हो रहा होगा, जब बीच पे पहुंच रहा होगा तो देखें ना, जीरो है यार, ये जीरो है ना, थ्रू आउट जीरो। जब यहां से लेकर यहां तक जब बीच में है कंप्लीटली अंदर, तो इस पूरे रीजन में जीरो है करंट, क्योंकि कॉइल के
मैग्नेट के एक साइड पर अगर जो करंट इंड्यूस होता है, मैग्नेट के दूसरी साइड पे जो टर्न्स उनका उनमें जो करंट दोनों उलट है, दूसरे के अगेंस्ट है। सर उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा? जी बिल्कुल सेम होगा, इसीलिए तो जीरो हुआ जी, इसीलिए जी सेम, इसीलिए तो कैंसिल हुआ, इसीलिए तो जीरो हुआ है जी। जी बाकी लोग कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो मैं हाजिर हूं। जी आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, 8वां पॉइंट डिस्कस करते हैं। बेटा इसी पर एक पेपर 5 में क्वेश्चन आया हुआ, पेपर 5 में इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसकी मैं वीडियो वहां भी अपलोड कर दूंगा। वो ये है कि ये एक मैग्नेट है, इसको उन्होंने गिराया है ऊपर से, और नीचे ये कॉइल है, यूं कॉइल है, ये मैग्नेट इसके अंदर से गुजर गया। अब जाहिर है आपको पता है कि ये मैग्नेट उतना छोटा नहीं जितना ये वाला मैग्नेट था, ये कॉइल उतनी बड़ी नहीं जितनी ये वाली कॉइल बड़ी थी, और इसमें एंटर होते वक्त जो स्पीड होगी, लीव करते वक्त स्पीड जरा ज्यादा होगी क्योंकि गिर रहा है। इसमें ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज बराबर नहीं होंगे, ये गैप इतना लंबा जीरो नहीं होगा। इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो इस तरह की होगी, इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो इस तरह की होगी, ये यूं ऐसे करके यूं यूं। क्यों भला? एंटर होते वक्त जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है उसको V1 कह लें, ये वेलोसिटी V1 है, ये वोल्टेज V1 है, और यहां निकलते वक्त उसकी वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी, ये V2 वोल्टेज है और ये V2 वेलोसिटी है। यहां ज्यादा तेजी से निकलेगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं, नीचे गिर रहा है, और जाहिर है कि एग्जिट करते वक्त चूंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा है। और उन्होंने पेपर में क्वेश्चन भी यही पूछा हुआ था कि वेलोसिटी with which the magnet enters the coil versus maximum voltage produced, इसका आपने डिजाइन एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है कि नहीं? ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये मैं एक पेपर इसके साथ ही उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? अब यहां पर आ जाता है आखिरी पॉइंट, ठीक है कि नहीं, लास्ट बट नॉट, वो देखें वो क्या है। ये जनाब था पॉइंट नंबर 8। 9 देखें क्या है। 9 में ये पेपर का क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा। उसने कहा ये कॉपर सिलेंडर है, ठीक है ना, ये कॉपर का सिलेंडर है, ये प्लास्टिक का सिलेंडर है, और फिर ये कॉपर का सिलेंडर है, कॉपर का सिलेंडर, प्लास्टिक का सिलेंडर, और ये कॉपर का सिलेंडर, और ये एक पीस ऑफ प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, मैग्नेट नहीं है, देखने में मैग्नेट जैसा लेकिन प्लास्टिक का पीस। ये मैग्नेट और ये भी मैग्नेट है। कहता है किस में मैग्नेट को या इस पीस को गिरने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखें ये प्लास्टिक, इसमें कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये सीधा नीचे गिर जाएगा, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ये कोई खास टाइम t1 में गिर जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये मैग्नेट तो है मगर ये प्लास्टिक का पाइप है, ये मैग्नेट भी इसमें सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा, इसकी एक्सेलरेशन भी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, और इसमें भी टाइम t1 होगी। लेकिन इसमें जब यूं मैग्नेट एंटर होगा, इस कॉपर में करंट प्रोड्यूस होगा, और चूंकि ये पूरी एक टर्न्स नहीं है, एक पूरी बॉडी है, तो इसमें एक बड़ा ह्यूज करंट प्रोड्यूस होगा, और वो ह्यूज करंट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी काफी स्ट्रांग होगा, वो यूं होगा, वो इसे रिपेल करेगा, तो इसको मैग्नेट को एंटर होने में मुश्किल पेश आएगी। और जब मैग्नेट यहां से निकलने लगेगा तो क्या होगा, वो अपना नॉर्थ पोल यूं प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब मैग्नेट को एंटर होने में मुश्किल पेश आएगी, निकलने में मुश्किल पेश आएगी। तो इसमें
फ्री फॉल नहीं होगी, इसमें एक्सेलरेशन विल बी लेस देन 9, एवरेज एक्सेलरेशन 9.81 से कम होगी, और इसका जो टाइम है, टाइम ऑफ फॉल जो है वो t1 से बड़ा होगा बाकियों से। और ये पेपर का क्वेश्चन उसने पूछा कि इसमें मैग्नेट को गिरने में देर क्यों लगी, और इसकी यूट्यूब पे डेमोन्स्ट्रेशन भी पड़ी हुई है। अगर आप ये लिखें कि मैग्नेट फॉलिंग थ्रू कॉपर सिलेंडर, तो यूट्यूब पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आ जाएगी, जिसमें वो बकायदा गिरा के दिखाते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगता है और इसमें कम टाइम लगता है। उसको जब वो स्लो मोशन में दिखाते हैं तो क्लियरली नजर आता है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये पेपर का क्वेश्चन है, इसमें लेंज लॉ का रेफरेंस, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी रेफरेंस देना है, फैराडेज लॉ का भी रेफरेंस देना है, और साथ ही आपने उसका भी रेफरेंस देना है, लेंज लॉ का भी रेफरेंस देना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके साथ ही हमारी आज गुफ्तगू खत्म होती है। मैंने आज आपको पढ़ाया है मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम। देखें, ये कॉइल ये इस तरह से यूं, ये यूं करके, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ठीक है क्या नहीं है। अब ये चीज देखें कि आप ये नोट करें कि यहां पर एक कॉइल पड़ी हुई है इस तरह से, यहां रेजिस्टेंस लगी हुई है। जब आप ये सिस्टम ऐसे देख लें तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किसी ने इस मैग्नेट को पहले पुल करना है। ये मैग्नेट वाइब्रेट करेगा, मैग्नेट नीचे आप खींच के छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा। इसके वाइब्रेट करने से इसमें क्या होगा, कभी नॉर्थ पोल नीचे आएगा, कभी नॉर्थ पोल ऊपर जाएगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ है, और जाहिर है कि ये जो वोल्टेज है ये एसी होगी, क्योंकि इसका आना जाना एक एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और वो साइनोसाइडल वेरिएशन रखती है, यानी साइन ग्राफ को फॉलो करती है। इस तरह का ग्राफ होगा वोल्टेज। और इसका मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो 2π√m/k के बराबर है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1/2π√k/m के बराबर है। जिस फ्रीक्वेंसी से मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का इसमें एसी करंट प्रोड्यूस होगा। वो एसी करंट इस रेजिस्टर में आपकी एनर्जी डेसिपेट करेगा। इस सारे सेटअप में आपने फैराडेज लॉ का हवाला देना है, फैराडेज लॉ का हवाला देना है, और आपने इसमें लेंज लॉ का हवाला देना है, और उसमें फिर आपने इसकी डैम्पिंग का जिक्र भी करना है। अगर इसकी रेजिस्टेंस के कम ज्यादा होने से उसकी डिग्री ऑफ डैम्पिंग का। इसमें एनर्जी फ्लो पूछे तो आपने लिखना है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम is converted into magnetic, then that is converted into electric, and then that is converted into heat energy of this resistor। और आपने बताना है कि R अगर कम हो जाए तो फिर उसकी डिग्री ऑफ डैम्पिंग बढ़ जाती है, यानी कि वो पहले मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम आस्ता आस्ता यूं यूं जा रहा था, अब जो है वो जरा क्विकली करेगा, ठीक है कि नहीं, यानी उसका यूं नीचे जल्दी जल्दी उसका मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम यूं नीचे, ठीक है कि नहीं। इस चीज का मैंने ये पता, हालांकि ये बात तो मैंने पहले भी बताई है, इसका कोई नया पॉइंट तो मैंने बताया नहीं है, तो फिर मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूं, वो ये है कि ये क्वेश्चन जोड़ के पूछा जाता है इस क्वेश्चन के साथ। ये कॉइल है, यहां आप एसी करंट लग दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप करंट दे रहे हैं। अच्छा, उसमें वो ड्राइवर था, ये ड्रिवन था, इसकी एनर्जी इसमें जा रही थी। इसमें फैराडेज लॉ की बातें करनी है, लेंज लॉ की बातें करनी है, डैम्पिंग की बातें करनी है, ईएमएफ इंड्यूस की बातें करनी है, ये बातें सारी करनी है। एनर्जी फ्लो में मैकेनिकल एनर्जी इंटू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंटू इलेक्ट्रिकल, एंड इलेक्ट्रिकल इंटू हीट रखना है। लेकिन ये उससे डिफरेंट है, ये दोनों देखें, और अमूमन ये क्वेश्चन इकट्ठे आते हैं। इसमें आपने रेजोनेंस की बातें करनी है, इसमें ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन, आप खुद इसको एसी करंट दे रहे हैं। एसी करंट देते हैं तो इसमें करंट अगर यूं फ्लो करे तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा जो उसे रिपेल करेगा, मगर करंट तो अपनी डायरेक्शन फौरन चेंज कर लेता है। जब अपनी डायरेक्शन में फौरन चेंज करेगा तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, तो वो इसको अल्टरनेटली अट्रैक्ट और रिपेल करेगा, नतीजतन ये सिस्टम वाइब्रेट करेगा। अब ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंटू मैकेनिकल एनर्जी, और फिर जाहिर इसके वाइब्रेट करने से इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो कुछ एनर्जी साउंड में और हवा की हीट एनर्जी में भी जाया हो रही है। अब ये ड्राइवर, ये जो है ये ड्रिवन है, और इसमें जब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस अकर होगी। रेजोनेंस अकर होगी तो मैग्नेट स्प्रिंग सिस्टम विल वाइब्रेट विद द लार्जेस्ट पॉसिबल एम्पलीट्यूड, और इसमें आपने रेजोनेंस का जिक्र करना है। इसमें आपने इधर ये ड्राइवर है, इसके ड्रिवन होने का जिक्र करना है।
बताना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जब इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो रेजोनेंस अकर होगी, और इसमें इसकी एनर्जी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक टू मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, और इसमें उसके उलट है। ये दोनों क्वेश्चंस अमूमन इकट्ठे मिला कर आते हैं। और वो जो रेजोनेंस रिस्पॉन्स कर्व है फ्रीक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड वाला, वो आपने इसके साथ बनाना है, वो इसके साथ नहीं बनाना। फैराडेज लॉ का जिक्र इसमें करना है, इसमें नहीं करना। लेंज लॉ का जिक्र इसमें करना है, इसमें नहीं करना। तो ये बातें हैं, ये मैंने लोग बच्चों को जब भी क्वेश्चन इकट्ठे दिया है, बच्चों को लेक्चर मेरा आधा याद होता आधा नहीं याद होता, वो बोंगियां मारते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जिक्र कर देते हैं, इसके अंदर फैराडेज लॉ का जिक्र कर, रेजोनेंस का जिक्र कर देते हैं। मैंने कहा यार इन बंदों को कोई बंदा नहीं समझा सकता, इन्होंने जनाब इस तरह की हरकतें करनी है। तो गौर से सुने, अपने अच्छे प्यारे कॉन्सेप्ट्स बनाएं और डिटेल से बनाएं बेटा।